तो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, अगर किसी मटेरियल के रेट में अगर मेजर चेंज हो गया एंड ड्यू टू विच ओरिजिनल एस्टिमेट 5% से ज्यादा एक्सीड हो गया ना, तो पहले वाले रेट में पूरा काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वहां पे हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ती है। और एक बार बताता हूं, ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, अगर मटेरियल के रेट में अगर मेजर चेंज हो गया एंड ड्यू टू दैट मेजर चेंज ओरिजिनल एस्टिमेट 5% से अगर एक्सीड हो गया ना, तो वहां पे हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट करते समय यहां पे प्लान वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब हमें ड्राइंग वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो चलो एक्चुअल पॉइंट्स देखते हैं। देखो, ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ मटेरियल और change in the specification of the materials when original sanctioned estimate exceeds by 5% or more, an estimate is often required to be modified। ठीक है ना, यहां पे हमें estimate modify करना जरूरी होता है। ओके, thus we prepare revised estimate against original estimate। Okay, next point, in the preparation of revised estimate, original estimate is also provided such that comparison can be made। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल एस्टिमेट भी वहां पे हमें सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग ड्यूरिंग द रिवाइज्ड एस्टिमेशन और ड्यू टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट। ओके, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, हियर एडिशनल आइटम्स शुड नॉट बी एडेड इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट। क्योंकि हमने अगर एडिशनल आइटम ऐड किए ना, तो वो क्या बन जाता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बन जाता है। और एक बार अगर हमने एडिशनल आइटम्स ऐड किए ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाना जरूरी हो जाता है। ओके, अब देखो ना, इन जनरल under any of the following circumstances revised estimate is necessary। revised estimate की जरूरत कहां पड़ती है, देखो ना, if there is change of rate or quantity of material। ठीक है, second, major additions or alternations are introduced in the original work। ठीक है, and when there are material deviation, मतलब change in the material from the original proposal, even though cost may be made from the sanctioned amount। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, हमने यहां पे क्या किया है, मटेरियल में चेंज किया है। ठीक है, दो रेट में चेंज नहीं हुआ, फिर भी हमें वहां पे ड्यू टू द चेंज इन द मटेरियल हमें वहां पे रिवाइज्ड एस्टिमेट करना जरूरी पड़ता है। ओके, तो मैंने अभी जो बताया ना, पूरा नोटबुक में लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो स्टूडेंट्स, सपोज हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू है एंड इस प्रोजेक्ट में हमें ना दो नए आइटम्स, फॉर एग्जांपल वॉचमैन्स केबिन एंड कैंटीन ऐड करना है, जो ओरिजिनल एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं थे। तो ये जो हम नए दो आइटम ऐड कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा। एंड ये सप्लीमेंट्री एस्टिमेट ओरिजिनल एस्टिमेट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो, हमें यहां पे ड्राइंग चेंज करना पड़ेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं एक्चुअल पॉइंट्स। इट इज अ टाइप ऑफ detailed estimate prepared when additional works or changes are required to supplement the original works during the actual execution of the work। समझ में आया? ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क अगर हमें कुछ नए आइटम्स ऐड करना हो तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ओके, द एस्टिमेट फॉर additional work is called supplementary estimate। Okay, here
a fresh detailed estimate for additional works is prepared in addition to the original estimate. समझ में आ रहा है ना? Last point, the abstract sheet should show the amount of the original estimate and the total amount including the supplementary amount for which sanction is or final sanction is required. समझ में आया? Okay. So next point, comparison between revised estimate and supplementary estimate. तो revised estimate कब करते हैं? When there is major change in the rates of the material and due to which original sanctioned estimate exceeds by 5% or more. ठीक है ना? वैसे इस ओरिजिनल प्रोजेक्ट में अगर कुछ नए आइटम्स ऐड किए ना, तो फॉर दीज न्यूली एडेड आइटम्स हमें क्या करना पड़ता है? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है. ओके, तो देखो डिफरेंस क्या है. देखो, फर्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टिमेट एक्सीड्स बाय 5% और मोर. यहां पे इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क. ठीक है. सेकंड डिफरेंस, इट इज प्रिपेयर्ड when there is change in material and change in labor rates. A, it is prepared when some items are added or excluded from the original estimate. ठीक है ना? And last, revision or addition of drawing is not necessary. यहां पे revision or addition of drawing is required, क्योंकि यहां पे जो नए आइटम ऐड हुए ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ड्राइंग चेंज करना पड़ता है. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट. तो सपोज जो प्रोजेक्ट शुरू है ना, उसके ओरिजिनल सैंक्शनड अमाउंट में सपोज 5% या फिर उससे ज्यादा चेंज हो गया है ड्यू टू द रीजन ऑफ आइदर चेंज इन द रेट ऑफ द मटेरियल or due to the increase in the volume of the original work. ठीक है ना? तो उसके लिए हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट करना पड़ेगा. एंड उस प्रोजेक्ट में सपोज हमने कुछ नए आइटम्स ऐड किए, तो फॉर दैट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट. मतलब इन दोनों का अगर एट अ टाइम कॉम्बिनेशन हो गया तो रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट. क्लियर? तो देखो, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इफ इट इज फाउंड दैट there is major increase in the volume of the original proposed work and at the same time sanction of supplementary works is necessary. ठीक है ना? for first part revised estimate ना, and के आगे वाले पार्ट के लिए supplementary estimate. ठीक है ना? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यानी टाइप 3. समझ में आया? ओके. Here, revised estimate is for increased volume of the original work and supplementary estimate for the additional works is prepared. ठीक है? The amount of supplementary estimate is added to the revised estimate, showing the amount separately. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है? So next point, maintenance and repair estimate. तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर एंड सेफ कंडीशन में रखने के लिए हमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है. और एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब उस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है? प्रॉपर एंड सेफ कंडीशन में रखना है. तो उसके लिए मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट. ठीक है? तो देखो यहां पे, दिस इज अ डिटेल्ड एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर इन प्रॉपर एंड सेफ कंडीशन आफ्टर कंप्लीशन. ठीक है? तो फॉर बिल्डिंग्स दिस इंक्लूड्स व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, पेंटिंग एंड माइनर रिपेयर एक्सेट्रा.
दिस इज फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। फिर फॉर रोड वर्क दिस इंक्लूड्स पैच वर्क, रिन्यूअल्स, रिपेयर्स ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स। इसके लिए हमें क्या बनाते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एनुअल रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग 1 to 1.5% of the original construction cost of the whole building is provided। समझ में आ रहा है ना। एंड लास्ट पॉइंट, these estimate may be on the basis of time of repairs like quadrennial repair estimates और special repair estimates etc। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखो हर 3 महीने बाद या फिर जरूरत पड़े तो उसी समय, मतलब स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट्स। ओके, सो इसको फर्स्ट नोटबुक में राइट डाउन करो, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करो। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे गए ना, तो वहां पे आरसीसी या फिर ब्रिक वर्क ऐसे जो आइटम्स है ना, उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम चाहिए, ठीक है। और उस यूनिट्स में यूनिफॉर्मिटी और सिमिलरिटी लाने का काम कौन करता है, IS 1200, ठीक है। तो देखो ना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज प्रोवाइडेड बाय IS 1200, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द मोड ऑफ मेजरमेंट विच हेल्प्स टू हैव स्मूथ पेमेंट ऑन द साइट। समझ में आया। अब स्टूडेंट्स, यहां पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स या फिर आइटम्स क्लियर समझने के लिए ना, मैंने कुछ प्रैक्टिकल इमेजेस ऐड किए, उसका हम ना इन शॉर्ट सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाता हूं। ओके, तो देखो, अब यहां पे सबसे पहले ये क्या है, ब्रिक वॉल हैविंग 30 सेंटीमीटर थिकनेस। डायग्राम दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ब्रिक वॉल हैविंग 30 सेंटीमीटर थिकनेस। और ये जो ब्रिक वॉल है ना, ये क्या है, ब्रिक वॉल हैविंग 10 सेंटीमीटर थिक, या फिर उसको क्या बोलते हैं, हाफ ब्रिक वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। जनरली हम कहां पे यूज करते हैं इसको, पार्टीशन वॉल में। समझ में आया। ये क्या है, 30 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल, ये क्या है, हाफ ब्रिक वॉल, ठीक है ना। अब ये जो इमेज दिख रही है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉनीकॉम्ड ब्रिक वॉल। और एक बार, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉनीकॉम्ड ब्रिक वॉल। समझ में आया ना। ये वर्ड्स ना हम आगे यूज करने वाले हैं, इसके लिए पहले से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, अब ये आपने देखा है ना घर में, ये क्या है, स्कर्टिंग, ठीक है। क्या है, स्कर्टिंग। समझ में आ रहा है ना। ओके, अब नेक्स्ट इमेज देखो ना, सीलिंग के टॉप को, ठीक है, कॉर्नर्स पे ये जो पीओपी का जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये क्या है, कॉर्नाइस। समझ में आया कॉर्नाइस का मीनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट इमेज देखो, बाथरूम में, ठीक है ना, ये जो टाइल्स बिठाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, वॉल टाइल्स। इनको क्या बोलते हैं हम, डैडो टाइल्स, डैडो टाइल्स, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना स्टील का स्ट्रक्चर, ये क्या है, रेलिंग, ठीक है। एंड ये जो डेकोरेटिव पर्पज के लिए बना है ना, ये ब्रिक है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक ऑन एज, ब्रिक ऑन एज। क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट, अब देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ग्राउटिंग। ग्राउटिंग मतलब क्या है, देखो, ग्राउटिंग मीन्स फिलिंग जॉइंट्स और वॉइड्स फॉर वाटर प्रूफिंग पर्पज। और एक बार, ग्राउटिंग मीन्स फिलिंग जॉइंट्स और वॉइड्स फॉर वाटर प्रूफिंग पर्पज, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये जो फेंसिंग है ना, दिख रही है क्या, बगैर देखो अभी, ये क्या है, बार्ब्ड वायर फेंसिंग। और एक बार, ये क्या है, बार्ब्ड वायर फेंसिंग। क्लियर। अब यहां पे, ठीक है, ये क्या है, इमेजेस ऑफ बीपकॉक। सिर्फ ये जो नाम है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने विथ इमेज यहां पे ऐड किया है। ये क्या है, बीपकॉक। ओके, इसके बाद अब देखो ना, यहां पे ब्रिक वॉल बनाते समय क्या है, देखो, ये क्या है, आउटर लिप, मतलब यहां पे आधी वॉल है, इधर वॉल है, और मिडल में क्या किया है, इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी वॉल, ठीक है ना। और एक बार देखो ना, ये जो ये पार्ट है ना,
ये ब्रिक वॉल है, ये भी ब्रिक वॉल है, दोनों के मिडल को यहां पे क्या फिल किया है, इंसुलेटिंग मेटल फिल किया है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे लिए, कैविटी वॉल। कैविटी वॉल का पर्पस क्या है, फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ इज द मेन पर्पस ऑफ कैविटी वॉल। यहां तक समझ में आया, ओके। और इस इमेज में ये जो गेट दिख रहा है ना, ये क्या है, कोलैप्सिबल गेट। अब ये पूरे वर्ड्स समझ में आए ना, ओके।